बादशाह हुमायूं एक ऐसा बदनसीब मुगल बादशाह था जिसकी पूरी जिंदगी लुढ़कते लुढ़कते यानी भागते भागते ही बीत गया। उसे कभी भी सुख चैन नसीब नहीं हुआ, परंतु मरणोपरांत उसकी बेवा बेगम ने उसके लिए एक शानदार महल बनाया। तो चलिए जानते हैं उस महल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर श्योर में। तो आज हम दिल्ली में हैं और अभी हमारा वीडियो का दिल्ली सीरीज चल रहा है और हम पहुंच चुके हैं हुमायूं का मकबरा। आज हुमायूं के मकबरे पे हम हुमायूं के मकबरे के इतिहास, इसके आर्किटेक्चर और यहाँ पे क्या क्या देखा जा सकता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। इस मकबरे की पूरी इतिहास को आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ एक खास व्यक्ति जुड़े हैं जिनका नाम श्री जयवीर सिंह जी है। ये इंडिया टूरिज्म से टूर गाइड हैं, बहुत ही अच्छे नॉलेज है इनके पास, काफ़ी नॉलेजेबल हैं और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि हुमायूंस टूम बना कब, किसने बनाया और इसका क्या महत्व है। तो ओवर टू यू जयवीर जी। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं मुगलिया सल्तनत के निर्माण की, तो सबसे पहली इमारत जो जहन में आती है वो है हुमायूं का मकबरा, जो एक मील का पत्थर साबित होता है भविष्य की जितनी भी इमारतें बनाई गई हैं मुग़ल शासनकाल में, उनके लिए एक आदर्श निर्माण का। और इस पूरी यात्रा में निर्माण की सबसे शुरुआती दौर का जो हम इतिहास देखते हैं मुग़लों का, तो उसमें से पहले जानना ज़रूरी कि मुग़ल थे कौन। तो मुग़लियों सल्तनत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे बाबर, और बाबर का आगमन हुआ था मध्य एशिया से, जिसे हम आज के समय में फरगना कहते हैं, जो कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान के बीच एक छोटा सा एक स्थान है। वहाँ से बाबर का आगमन हुआ जिस समय इब्राहिम लोदी का शासन था भारत में। किंतु बाबर ने बहुत सरलता से इब्राहिम लोदी को हरा दिया, क्योंकि वो अपने ज़माने में एक ऐसी तकनीक को लेकर आया जो उस समय भारतीय मैदान जंग में इस्तेमाल नहीं होती थी, और वो था बारूद, जिसको कि तोप के गोलों के रूप में दागा गया। और वही एक ऐसा संबल था, एक ऐसा टूल था जिसके ज़रिए वो आसानी से फतेह हासिल करते चले गए और मुग़लिया सल्तनत स्थापित हो गई। बाबर को बहुत ज़्यादा लंबा समय तक अवसर नहीं मिला, उसकी मृत्यु काफ़ी कम आयु में हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से घिरा रहा। उसका भी शासनकाल दो हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और वो पराजित हो गया शेरशाह सूरी से, और शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद वो फिर दर बदर की ठोकरें खाकर इधर उधर भटकता रहा। और इस दौरान शेरशाह सूरी के शासनकाल में कुछ विशेष निर्माण कार्य यहाँ पर हुए, और उन्हीं में से एक निर्माण हमारे सामने दिखाई देता है जो हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। विशेष तौर पर अगर हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सी इमारतें हैं, जिसमें ईसा खान का मकबरा सर्वाधिक सुंदरता लिए हुए मकबरा है, और जो एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है हाल ही में किए गए कंजर्वेशन वर्क के तौर पर, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, दो संस्थाओं ने मिलकर किया है। और यही वजह है कि इस इमारत की सुंदरता देखते ही बनती है। मित्रों, इस यात्रा के पड़ाव का दूसरा हिस्सा है ये बेहतरीन छोटा सा एक गार्डन और उसमें बनी हुई एक कब्र, जिसे हम बू हलीमा का मकबरा बोलते हैं। वास्तविकता ये है कि बू हलीमा के बारे में भी बहुत ज़्यादा इतिहास में वर्णन नहीं मिलता, किंतु जैसे कहा जाता है कि वो हुमायूं की फॉस्टर मदर थी, उनकी धाई माँ थी, जिन्होंने उनके संकट के समय में बहुत साथ दिया, उनके बच्चों की देखभाल की। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको भी इज्जत के साथ यहाँ पे दफनाया गया है। और सामने जो एक बहुत सुंदर सा दरवाज़ा जो दिख रहा है, गेट जो दिख रहा है, जिसमें
टाइल वर्क नज़र आ रहा है, बालकनी नज़र आ रही है, ये इसी कॉम्प्लेक्स का एक इंडिविजुअल हिस्सा है। वास्तविक दरवाज़ा है ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, ये इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने देखा अभी ईसा खान के मकबरे का पूरा एक परिसर है, वैसे ही बू हलीमा के मकबरे का भी ये एक इंडिपेंडेंट परिसर है जहाँ पर ये बनाई गई है कब्र। हमारे अलग अलग विभागों द्वारा इन चीज़ों को सुंदर बनाने की, इनको मूल रूप में लाने की, जिसमें आर्कियोलॉजी की बहुत बड़ी स्टडी है कि उस वक्त की कैसी रही होगी व्यवस्था, कैसा रहा होगा उस समय का भवन आयोजन, और जिसको हम लैंडस्केपिंग बोलते हैं, वो सब कुछ डीपली स्टडी किया गया और उसके अनुसार ही चीज़ों को यहाँ पे पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई है। खास करके बागीचे की बात की जाए, पेड़ पौधे लगाने की बात की जाए, तो ये सब चीज़ें बड़ी गहरी हैं और इनके पीछे एक पूरी नियोजन है, एक पूरी प्लानिंग है। तो अब जैसे ही इस परिसर से भीतर हम आते हैं, इस गेट से जब अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो एक पूरी की पूरी एक वीथी दिखाई देती है, एक गैलरी दिखाई देती है। जो वास्तविक दरवाज़ा है हुमायूं के मकबरे का, वो इस कॉरिडोर के आखिरी छोर पर हमें दिखाई दे रहा है। और अब अगर आप देखें तो हमारे दाईं तरफ एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है जिसे अरब की सराय का दरवाज़ा कहा जाता है, गेटवे ऑफ अरब सराय। ये कहा जाता है कि जब हुमायूं की जो बड़ी बेगम थी, जिनको बेगा बेगम के तौर पर जाना जाता है, जब वो हज की यात्रा पे गई थी हज करने, तब वहाँ से जब वो लौटी तो उनके साथ करीब 300 लोगों का एक दस्ता था, जो उस समय के काफ़ी प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हुआ करते थे उस समय के। और उनको जब यहाँ पे लाया गया तो चूँकि वो अरब समुदाय से संबंध रखने वाले लोग थे, तो और जो यहाँ पे रहे थे, तो उनके रहने का स्थान जब ये था तो एक सराय के तौर पर जाना जाता था, तो वहीं से ये शब्द आता है अरब की सराय। और तो चलिए अब चलते हैं हुमायूंस टूम के मुख्य द्वार की तरफ, मेन गेट जो हुमायूंस टूम का मेन एंट्रेंस है, और जानेंगे हुमायूंस टूम के बारे में और भी डिटेल में। और हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। मित्रों, अब वो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है जो वास्तविक एंट्रेंस है आज के समय में इस हुमायूं के मकबरे में लॉजिकल डिपार्टमेंट को। और साथ में ये है 1993 में ही इस पूरे परिसर को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हो गया था, जिसका यहाँ पे एक शिलापट के द्वारा घोषणा भी आप देख पाते हैं। इस इमारत का जो दरवाज़ा है अपने आप में एक बहुत सुंदर एक कृति है, एक निर्माण है, जिसमें बहुत कुछ यहाँ पे स्पष्ट देखा जा सकता है। खास करके जो यहाँ पे जो सितारे बने हुए हैं वो बरबस आकर्षित करते हैं हमारा ध्यान। लोग जब विदेशों से आते हैं तो सोचते हैं ये स्टार ऑफ डेविड है, यानी कि जो यहूदी धर्म का जो चिन्ह है वो है, किंतु वास्तविकता ये है कि ये एक मुगलिया इमारत है और मुगलों ने अपने शासनकाल की इमारतों में बहुत सारी चीज़ों को एकीकृत किया, अपने आर्किटेक्चर का हिस्सा बनाया, खास करके उनको एक डेकोरेटिव मोटिव के तौर पर। तो ये एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है ये जो यहाँ पे दर्शाई गई है। हुमायूंस टूम म्यूजियम देख लेते हैं। मित्रों, सामने एक बहुत सुंदर सी एक चित्र आपको दिखाई दे रही है। ये हुमायूं को दर्शाया गया है, जो उस समय के जो हुमायूं नामा जो पुस्तक है उसमें दिखाई गई चित्र को ही यहाँ पे पेश किया गया है। हुमायूं नामा जो है उनकी जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था, और जिसके अनुसार जो है हुमायूं जो है उनको मौका मिला 1508 में, जब उनका जन्म हुआ 1508 से और 1556 तक उनका जो जीवन काल रहा बड़ा संघर्षपूर्ण था, और उनकी मृत्यु भी बहुत असामयिक थी। और वो भी एक ऐसी घटना जो सामान्यतः कम घटित होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत शौकीन था किताबों का, अपनी उसने एक लाइब्रेरी बनाई थी जो कि ऊंचाई पे स्थित थी, जिसको चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। और एक दिन स्थानीय जो
मस्जिद है वहाँ से अज़ान हुई और वो अज़ान वो सुन नहीं पाए, कई बार वो मिस कर गए। और जब उन्हें तीसरी अज़ान सुनाई दी तो बहुत तेज़ी से उतरे और उतरते वक्त उनके जो चौगा था, जो क्लोक था, उसका एक जो टसल जो होता है वो उनके पाँव में उलझ गया और जिसके कारण वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते आ गिरे और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उनको वहीं स्थानीय स्तर पे दफनाया गया था और ये जगह पुराने किले में स्थित है, जिसे हम आज के तारीख में शेर मंडल को। देखिए मित्रों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो हुमायूं और शेरशाह सूरी का जो युद्ध है। ये युद्ध भी एक विचित्र परिस्थितियां उत्पन्न करने वाला एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जब बड़ी सेना के बावजूद हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हो गया और पराजित होकर के ये युद्ध कन्नौज में हुआ था। और जहाँ पर उनकी जो बीबी थी और उनके मात्र 40 सिपाही जब उनके साथ रह गए तो वो फिर यहाँ से कूच कर गए कंधार की तरफ और वहाँ से होते हुए ये सफ़ाविद डायनेस्टी जो उस समय हुआ करती थी वहाँ पहुँचे हेरात। और यहीं पर फिर उन्होंने कुछ समय बिताते हुए और फिर उसके बाद वो सीधे फिर ईरान के जो शासक थे शाह तमस्क उनके पास पहुँच गए और उनके संरक्षण में जब रहे तो एक अनुकूल समय का इंतज़ार करते रहे जब तक कि शेरशाह सूरी की भी मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई। और फिर उन्हें फिर अवसर मिला यहाँ पर आकर के उनका जो बेटा था उससे फिर अपनी सत्ता को वापस उन्होंने प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर के जो हुमायूं का जो जीवन काल रहा है वो बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है युद्धों में। फिर ऐसे घटनाक्रम जहाँ उनके खुद के सगे भाइयों से उन्हें जूझना पड़ा, क्योंकि वो भी उनके लिए समस्या उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि पिता को उन्होंने वचन दिया था कि वो अपने भाइयों की समुचित देखभाल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। तो अपने वादे के अनुसार वो अपने भाइयों को जो भी उनके लिए संभव था जागीरें देना, उनको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको उनका हिस्सा दे देना, मगर बावजूद उसके वो चाहते थे कि स्वयं सत्ता पे काबिज हों। तो वो भी एक समस्या का दौर हुमायूं के लिए रहा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर संघर्ष करता रहा, परेशानी से जूझता रहा, तो स्वयं के जीवित रहते उसने कुछ नहीं कर पाया, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो बेगम साहिबा थी उन्होंने ज़रूर एक बेहतरीन कलाकृति उनकी याद में बनवाई, जो आज दुनिया के सामने एक बेहतरीन संरचना के तौर पर जानी जाती है, एक वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर जानी जाती है। ये जो मुख्य द्वार है इसके भीतर आते ही ये बहुत सुंदर हुमायूं टोम की वास्तविक आकृति उभर कर आती है, जो लोगों को अचंभित कर देती है, क्योंकि एक बारगी को ऐसा लगता है कि वो एक ताजमहल का प्रारूप देख रहे हैं। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को ताजमहल की प्रेरणा भी कहा जाता है। बाद में ताजमहल के तौर पर एक सर्वविकसित मुगलिया निर्माण शैली का एक हमें उदाहरण देखने को मिलता है, किंतु उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए हुमायूं टोम का सबसे पहले नाम लिया जाता है। हालांकि आगरा में बना हुआ इतिमाद-उद-दौला का मकबरा भी एक इंस्पिरेशन माना जाता है ताजमहल का, किंतु ये बहुत उससे मेल खाता है। खासकर इसका गुंबद जो आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहली बनाई हुई आकृति है जो पर्शियन शैली में बनी है और इसे हम डबल डोम या ऑनियन डोम कहते हैं। ये देखने में बाहर से जो दिखाई देता है गुंबद, ये बाहरी गुंबद है, इसको एक्सटर्नल डोम कहा जाता है, और उसके भीतर भी एक गुंबद है जिसे हम इंटरनल डोम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों गुंबदों के बीच एक बहुत विशालकाय जो है एक वैक्यूम या स्पेस क्रिएट होता है, जो कि इस भवन के भीतर जब हम जाते हैं कुछ बोलते हैं तो वो बहुत बेहतरीन ढंग से वो गूंजता है वो आवाज़, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। बाकी ये जितनी भी इमारतें हैं उस वक्त की, जिसमें हुमायूं का मकबरा पहला था जो ऑक्टागोनल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में है, यानी अष्टकोणीय आकृति है ये, और इस अष्टकोणीय आकृति में 8 कोनों पर अलग अलग 8 कमरे बने हैं। ये भी यहाँ पे बताना उचित रहेगा कि हुमायूं का मकबरा केवल हुमायूं को समर्पित नहीं है। बाद में इस मकबरे के परिसर में बहुत सारे अन्य मुगलिया सल्तनत में जितने भी अन्य लोग रहे हैं, जिनमें से कुछ तो नामचीन शासक भी रहे हैं,
उनको यहाँ पे दफनाया गया है। खास करके एक व्यक्ति का नाम लेना उचित रहेगा। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह की भी कब्र यहीं पर स्थित है। इसके अलावा रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला और तमाम अकबर द्वितीय, ये सब भी यहाँ पे दफनाए गए। और एक और भी ऐतिहासिक प्रसंग इस इमारत से जुड़ा है, वो है 1857 के विद्रोह के बाद जब अपनी जान बचाने के लिए बहादुर शाह ज़फ़र और उनका परिवार लाल किले को छोड़ करके जब यहाँ आकर के छुप गया था, तब मेजर हडसन ने, लेफ्टिनेंट हडसन ने उनको फिर यहीं से उनको यहाँ से निकाला और अपनी कैद में ले लिया था। तो ये 1857 के ऐतिहासिक घटनाक्रम से भी जुड़ा हुआ एक विशेष स्थल है। वर्तमान में जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं लैंडस्केपिंग, ये बाद में यहाँ पे की गई है। अलग अलग कालखंडों में, खास करके ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारे वृक्षों को यहाँ पे रोपा गया था। और वर्तमान में जब आर्कियोलॉजी ने इसको रीशेड्यूल और री लैंडस्केपिंग की, तो उन्होंने कुछ वृक्षों को विशेष स्थान दिया है, जिसमें आप ये साइप्रस के जो पेड़ हैं ये देख पा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर मुगलिया या उस समय की जो पर्शियन आर्किटेक्चर है, जो एक मकबरे के तौर पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये वृक्ष ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे थे जो अब नहीं हैं, मगर कुछ अवशेष ज़रूर दिखाई देते हैं बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों के तौर पर। जो पाकड़ के वृक्ष जो आप देख पा रहे हैं, ये भी एक फिग फैमिली में आता है पेड़, और काफ़ी विशालकाय आकार लेता है, किंतु बिल्कुल अलग होता है बरगद से। बरगद की पेड़ की जो जटाएं होती हैं वो बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, मगर ये पेड़ विशाल आकार तो लेता है, किंतु इसकी जड़ें इसके तने से पूरी तरह से आबद्ध हो जाती है, जस्ट लाइक अ सरपेंट इज़ वीविंग अराउंड द ट्री। तो उस वृक्ष को अगर दूर से देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत घना होता है ये वृक्ष। तो इस शायद ये वजह भी रही है कि यहाँ पे इनको रोपा गया छाया के लिए। दोस्तों, जब बात करते हैं यहाँ पर तमाम कब्रों की जो यहाँ पे बनाई गई हैं बाद के काल में, अगर उनकी कुल गिनती की जाए तो लगभग 150 कब्रें हैं यहाँ पर। और जो सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नीचे का जो चबूतरा है जिसमें आपको तमाम दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये इसके चारों तरफ बने हुए दरवाजे हैं। प्रत्येक दरवाज़ा एक चेम्बर की तरफ जाता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर कब्र या एक से अधिक कब्रें हैं वहाँ पर। तो वास्तविकता ये है कि इस मकबरे में 2 लेवल्स हैं, 2 स्तर हैं। पहले स्तर पर वास्तविक कब्रें हैं और ऊपरी स्तर पर जो है उनके प्रतिरूपों को बनाया गया, रेप्लिकास बनाई गई हैं। सेकंड मतलब फॉल्स ग्रेव्स बनी हुई हैं, खास करके ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे दफन है उसे आप ना डिस्टर्ब करें, और रेस्टिंग इन पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये इन कब्रों के तौर पे देखने को मिलता है। और ये चीज़ आप ताजमहल में भी देख पाते हैं, वहाँ पे भी इसको फॉलो किया। कहा जाता है कि जब कोई बादशाह या बड़ा शासक जब दफनाया गया किसी बड़े से कब्रगाह में, या जिसे हम मकबरा कहते हैं, तो वो पूरी एक परिकल्पना दर्शाता है। जैसा कहा जाता है कि उन्हें इंतज़ार करना है उस दिन का जो क़यामत का दिन है, किंतु क़यामत के दिन के इंतज़ार के बाद जो उन्हें प्राप्त होगा प्रतिफल, वो होगा जन्नत। तो जन्नत की एक परिकल्पना इन बागीचों में देखने को मिलती है। खास करके जब वो बात करते हैं बागे बेहिस्त की, यानी कि द गार्डन ऑफ पैराडाइज, तो वहाँ पे चर्चा आती है रिवर्स ऑफ पैराडाइज जो 4 हैं जिनके बारे में चर्चा मिलती है कि वहाँ पर नहर बेहिस्त यानी कि 4 चीज़ें किन किन की। पहले तो पानी की सबसे पहली नहर, दूसरी आपके दूध की, तीसरी शहद की, और चौथी जो है मदिरा की, वाइन की। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, वाटर, मिल्क, हनी एंड वाइन, ये चीज़ आप प्रतीक रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। और ये चारों जो हैं जो चैनल्स हैं, ये जो नहरें हैं, ये एक मध्य में एक विशालकाय फव्वारा है, वहाँ आकर मिलती हैं। तो ये अनुकृति आप यहाँ पे देख पाते हैं, बनाई गई है इस पूरे निर्माण का हिस्से के तौर पर। So let's go inside. अंदर चले?
हाँ जी, बिल्कुल। और मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आप अनुभव करेंगे जब आप यहाँ आएंगे, और जब यहाँ पर सैर करते हुए जब ऊपर जाएंगे तो आपको इस बात की शिकायत ज़रूर होगी कि वे सीढ़ियाँ बड़ी ही खड़ी बनाई गई हैं। इनको स्टीप स्टेप्स बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है, ये रेलिंग्स बनाई गई हैं ताकि लोग आसानी से ऊपर चढ़ सकें। तो उतरने और चढ़ने दोनों वक्त ही आप विशेष तौर पर सावधानी बरतिएगा जब आप यहाँ आएँ, खास करके छोटे बच्चों को लाएँ तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है यहाँ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हुमायूंस टूम के मकबरे, यानी हुमायूंस टूम के बिल्कुल ऊपरी सतह पे जो अपर प्लेटफॉर्म है। अब आपको हम दिखाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस बिल्डिंग में क्या क्या है। जैसे ही हम ऊपर आते हैं मुख्य चबूतरे पर, तो यहाँ से एक बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाई देता है पूरे बागीचे का। वास्तव में इस बागीचे को एक नाम प्राप्त है, इसे कहा जाता है चार बाग। अगर बात की जाए पर्शियन आर्किटेक्चर की, पर्शियन शैली के निर्माण की, तो वहाँ पे चार बाग स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख मिलता है। और वो बागे बेहिस्त का ही एक प्रारूप है, जहाँ पर चार हिस्सों में ये पूरा बागीचा बटा होता है, और प्रत्येक हिस्सा जो है बागे बेहिस्त का प्रतिरूप दर्शाता है, क्योंकि सिमेट्री बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है मुग़ल आर्किटेक्चर का या पर्शियन आर्किटेक्चर का। तो चारों दिशाओं में बने हुए बागीचे एक जैसे दिखाई देते हैं, और इन चारों बगीचों के मध्य में मुख्य गुंबदनुमा ये इमारत बनाई गई है। मित्रों, जब इस मुख्य गुंबद की तरफ आप देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सुंदर इसके ऊपर जो है ये फिनियल, यानी कि वो आकृति जो कि सोने से बनी हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। ये हाल ही में इसको रेस्टोर किया गया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी 30 मई 2014 को, जब 150 किलोमीटर की गति से चलने वाली आंधी ने इस पुराने जो इस पे जो लगा हुआ था फिनियल, उसको तोड़ दिया था, और वो टूट करके लगभग 70 फीट नीचे जा गिरा, जबकि इसका वज़न लगभग 300 किलोग्राम है। ये जो फिनियल है, इसके अंदर लगभग इसकी जो ऊंचाई है करीब 18 फीट है, और इसमें 11 पात्र इसमें बने हुए हैं। जो पॉट्स, जो डिज़ाइन आप देखते हैं, कलशनुमा आकृतियाँ, ये 11 हैं इसमें। कुल मिलाकर के 300 केजी कॉपर पर और गोल्ड की परत चढ़ा करके इसको तैयार किया गया है। इसमें जब बाद में ये रेस्टोरेशन का जब मुद्दा आया, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों का योगदान रहा, जिसमें एक पुरुषोत्तम दास जी हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं अपने कौशल में, खासकर कॉपर वेसल्स बनाने के। तो पुरानी दिल्ली में चावड़ी बाज़ार में एक कारखाने में इसको फिर बनाया गया, जहाँ पर लगभग 300 केजी कॉपर इस्तेमाल किया गया, जो आंध्र प्रदेश जैसे स्थानों से लाया गया। और फिर बाद में टाइटन की फैक्ट्री में, जो टाटा की कंपनी है टाइटन, जो घड़ियाँ बनाती है, उसकी फैक्ट्री में इसके ऊपर प्लेटिंग की गई। लगभग 1 साल लगा इसको। करीब 3.5 केजी गोल्ड कहते हैं इस्तेमाल किया गया है। और ये पूरी प्लेटिंग जो गोल्ड की आप देख रहे हैं, ये रियल गोल्ड है एक्चुअली में, जो इसी वजह से इसकी चमक आपको दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर 2016 में जाकर ये कार्य पूरा हुआ, और आज वो आपके सामने दिखाई देता है अपने भव्य रूप में। मित्रों, भीतर जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस परिसर में बहुत सी और भी इमारतें दिखाई देती हैं, और ख़ास करके ये जो दक्षिणी दरवाज़ा जो दिखाई दे रहा है, कहते हैं एक ज़माने में ये मुख्य द्वार हुआ करता था इस कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स है। हुमायूं का मकबरा और बाकी के मकबरे अलग अलग हैं। तो किंतु बाद में जब ये रेस्टोरेशन की क्रिया की गई और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने तय किया कि हम बाकी की इमारतों को भी एक सीध में ले आते हैं, तब फिर वो बाद के मकबरे इसके साथ जोड़ने के लिए उन्हें इस पश्चिमी दरवाजे को मुख्य दरवाज़ा बनाना पड़ा। किंतु एक वक्त में ये दक्षिणी दरवाज़ा ही प्रमुख प्रवेश द्वार हुआ करता था। अब आप जो देख पा रहे हैं, एक बहुत सुंदर सी इमारत, एक गुंबदनुमा आकृति देख रहे हैं। इसे नाई का मकबरा या बार्बर्स टोम कहा जाता है, और इसी के पीछे स्थित है नीला गुंबद, एक विशालकाय आकृति। तो ये किन की रही होगी ये तो पता नहीं। कहते हैं उस वक्त
जो बादशाह का जो नाई हुआ करता था वो एक विशेष दर्जा रखता था और उनकी भूमिका उनको सुरक्षित करने से लेकर के और एक सूत्रधार के रूप में भी होती थी। तो शायद यही वजह रही है कि हुमायूं के मकबरे में उनके नाई का ये मकबरा यहाँ पे बनाया गया है। तो मित्रों, अब चलने की बारी है अंदर की, और अब अंदर चल के देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या स्थित है। प्रवेश के दाईं तरफ से जब बाहर आते हैं तो बहुत सुंदर दरवाज़ा आपको दिखाई देता है जालीनुमा, और यहीं से प्रवेश करके मुख्य गुंबद के नीचे हम पहुंचते हैं, जहां पर मध्य में जो निर्मित है वो है हुमायूं का मकबरा, यानी हुमायूं की कब्र। मगर ये ध्यान रहे कि ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तविक कब्र नहीं है, ये उसकी अनुकृति है, ये फॉल्स ग्रेव है जो ये मुख्य कब्र के ऊपर बनाई गई है। तो एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो वर्तमान में दिखाई देता है गुंबद या उसके आसपास का जो शिल्प, वो बहुत सादा है, उसमें कुछ विशेष काम नहीं है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वो एक रेस्टोरेशन के बाद का जो है वो स्थापत्य देख रहे हैं। वास्तविक स्थापत्य में कहा जाता है कि बहुत सुंदरतम रत्नों का इस्तेमाल किया गया था, जड़े गए थे पत्थर इसमें, और रत्नों से प्राप्त रंगों से आकृतियाँ उकेरी गई थी और बहुत सुंदर ही इस आकृति को बनाया गया था। मगर समय के साथ मुग़ल सत्ता के पतन के बाद चीज़ें बिखरती चली गईं, अंग्रेज़ों का शासनकाल आ गया, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और निश्चित तौर पर जब ऐसी इमारतें खंडर हो जाती हैं तो देखभाल करने वाला होता नहीं है। जब वो दरक जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो जब उनको संवारा जाता है तो उस मूल आकृति को ना लाकर जो भी प्रयास अधिकतम किया जा सकता है उसको संरक्षित करने का, वही यहाँ पर हम देख पाते हैं, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी प्लेन आर्किटेक्चर। मित्रों, एक चीज़ जो यहाँ पे बताना उचित रहेगा कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो पुराने किले में हुई थी। शेर मंडल जो उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहाँ से उनकी सीढ़ी से गिरने के बाद तो कहते हैं कि उनको वहीं आसपास ही दफन कर दिया गया था उस वक्त। किंतु जब उनकी बेगम जो उनकी बड़ी बेगम थी, उन्होंने अपने प्रयास से इस मकबरे का निर्माण करवा दिया, तब फिर बाद में करीब 9 साल बाद उनको यहाँ पे फिर से दफन किया गया। और ये चीज़ भी बहुत जाननी महत्वपूर्ण है कि हुमायूं अपने मुगलिया सल्तनत का सबसे बदनसीब शासक कहा जाता है। उसका जीवन कठिनाइयों और परेशानियों में ही रहा और उसे कभी सुकून नहीं मिला। कहते हैं, एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा है कि हुमायूं अपने जीवन भर लुढ़कता ही रहा और सीढ़ियों से लुढ़क कर ही उसकी मौत हो गई। तो एक ऐसा बादशाह जिसे कभी सुकून नहीं मिला, तो निश्चित तौर पर जब वो दफनाया गया तो बेगम की यही इच्छा थी कि आखिर वक्त में वो अपने सुकून से अपने क़यामत के दिन का इंतज़ार कर पाए, और यही उनकी तमन्ना इस इमारत के रूप में ताबीर होकर के आज हमारे सामने है। अच्छा मित्रों, जैसे हमने शुरू में ही बताया कि हम आज उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो अब तक लंबे समय तक गुमनाम रहा। कि कहा तो गया कि दारा शिकोह को यहाँ दफनाया गया, मगर इतनी सारी कब्रों में कहाँ दफनाया गया, क्योंकि किसी भी कब्र पर किसी का नाम उल्लेखित नहीं होता है। तो ये भी एक पहेली रही। फिर जिस पहेली को बाद में आज के समय में जिसका समाधान खोजा गया, और उसी पहेली को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका जवाब कि आखिर दारा शिकोह की कब्र है कहाँ। तो अंदर बने हुए इन अष्टकोणीय कमरों में से एक कमरा जब आप सीधे आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ 3 कब्रें हैं और तीनों की तीनों पुरुष हैं। तो जैसा बताया गया है कि जो दारा शिकोह हैं उनके बेटों को भी यहाँ पे दफनाया गया। तो उस अनुसार जो मुख्य कब्र है दारा शिकोह की, ये मध्य में है,
जो आप सामने देख रहे हैं, और उसके दोनों तरफ जो छोटी कब्रें हैं वो उनके बेटों की हैं। तो इस तरह से आज इस पहेली से भी हमने पर्दा उठा दिया कि आखिर दारा शिकोह को दफनाया गया है तो कहाँ दफनाया गया है, ये आपके सामने हमने अभी आपको दिखाने की कोशिश की है। तो कभी आपका आना हो तो अब आप आसानी से जान पाएंगे कि आखिर दारा शिकोह की कब्र है कहाँ। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं दारा शिकोह की, तो बताना यहाँ पे उचित रहेगा कि दारा शिकोह एक वो शख्सियत या एक वो इंसान, अगर वो बादशाह बन जाता तो कहते हैं इस मुल्क की तकदीर और तदबीर ही कुछ और होती, किंतु ऐसा हो नहीं पाया। शाहजहाँ का सबसे चहेता बड़ा बेटा दारा शिकोह एक अपने आप में अद्भुत शख्सियत थी उस वक्त की, जब चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी, चीज़ें बिखर रही थीं, और ऐसे में एक ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार से हट करके एक नई एक पूरी अपनी जीवन शैली अपनाई, वो बहुत करीब था भारतीय दर्शन के। और कहते हैं उसने उपनिषदों का अनुवाद किया था फारसी भाषा में, और अन्य ग्रंथों का भी उसने अध्ययन किया था और जिनका उन्होंने अनुवाद किया था। तो ऐसा इंसान जो बहुत शालीन था, विनम्र था, किंतु वक्त की मार ने उसे इस संजाम पे पहुंचा दिया कि उसका जो भाई था, सगा भाई औरंगजेब, वो सत्ता की दौड़ में जीत गया और उसने अपने सगे भाई का कत्ल करवा दिया। उसका सर धड़ से अलग करवा करके अपने पिता के पास तोहफे के तौर पे भिजवा दिया। तो ये दुर्भाग्य है कि उसकी कब्र में उसका पूरा शरीर नहीं है दफन, केवल उसका आधा जो धड़ है बिना सर के, वो यहाँ पे दफन किया गया। तो दोस्तों, पूरे हुमायूं के मकबरे में इस तरह के चैम्बर्स बने हुए हैं और हर एक चैम्बर में कोई ना कोई मुगल दफन है। कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं, कुछ फैमिली मेंबर हैं। मिला जुला के हुमायूं का मकबरा सिर्फ हुमायूं का मकबरा ना होकर के उनके पूरे मुगल परिवार के मुख्य सदस्यों की मकबरा के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए अब बाहर निकलते हैं और थोड़ी बहुत और जानकारी इकट्ठा करते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। मित्रों, जहाँ से हमने यात्रा आरंभ की थी, बस उसी बिंदु की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ हमने अपनी सीढ़ियाँ चढ़कर इस पूरे परिसर में प्रवेश किया था। किंतु आप अब गौर करें तो बहुत सी और भी यहाँ पे आपको कब्रें दिखाई देंगी, जो एक विशेष एक कहानी बयान करती हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मुग़ल सत्ता अपने चरम पर थी, और एक ऐसा भी वक्त आया जब पराभव की स्थिति थी। तो उस पराभव को दर्शाती हैं ये कब्रें, जो साधारण चूना गारे से बनाई गई हैं ये मुगलिया परिवार के ही लोगों की, किंतु जैसा हमने पहले कहा कि इनमें नाम अंकित नहीं होते तो हमें नहीं पता कौन है, मगर ये आखिरी दौर की निशानी है जब मुगलिया सल्तनत सिमटकर सिर्फ दिल्ली तक रह गई थी, और वो शासनकाल था 1857 का और उसके बाद का। तो इस इतिहास की साक्षी है कि कोई वक्त जब मुगलिया सल्तनत 16 विशाल प्रांतों में था, एक अफ़गानिस्तान और ईरान से लगी हुई सीमा से लेकर और दक्षिण भारत तक और आसाम तक फैला हुआ विशाल भूभाग, जहाँ पे मुग़ल झंडा लहराता था। मगर एक दौर ऐसा भी आया कि वो पराधीन होकर रह गए और उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपनी अच्छी कब्र बनवा पाते। तो ये जो चीज़ है ये इंसान को याद दिलाती है कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता, और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा हुमायूंस टॉम्ब का डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जगह से। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।